हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका चैनल ब्रेन कोर्स पे। अभी तक हमने चैप्टर जो 3 है उसका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है, तो उसके एक पार्ट में हमने कंप्लीट कर लिए थे। इसके कुछ क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तक हमारा कंप्लीट हो गया था और उसमें हमने क्या सीखा था। उसमें हमने ये सीखा था कि कोई भी इक्वेशन जो होती है, कोई भी पोलिनोमियल अगर आपको दिया है, लीनियर पोलिनोमियल है और अगर वो लीनियर इक्वेशन है, तो हमने उसमें ये सीखा था कि उसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, कि वो कंसिस्टेंट होगी, वो इनकंसिस्टेंट होगी, उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, उसके मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो एक बार फिर दोबारा से हम उस चीज को रिवाइज करते हैं। क्या क्या कंडीशन थी वो रिकॉल कर लेते हैं। अगर हमारे पास कंडीशन आती है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इस कंडीशन में अपने पास क्या होता है, वहां पर सॉल्यूशन की अगर बात पूछी जाती है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है। इस कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन आएगा। सेकेंडली, इसमें अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि यूनिक सॉल्यूशन तो ठीक है, लेकिन इसकी जो लाइन है, जो ग्राफ अगर इस इक्वेशन का बनेगा तो लाइन के अंदर जो लाइन, ग्राफ के अंदर जो लाइनें होंगी वो कैसे होंगी? तो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, क्योंकि एक दूसरे को क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगे किसी एक पॉइंट पर, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, इसलिए उसका क्या हो जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और जहां पर ये कंडीशन बनने लग रही है वो इक्वेशन कैसी होगी? वो इक्वेशन होगी कंसिस्टेंट। क्या होगी? कंसिस्टेंट। तो ये 3 चीजें थी। यहां पर किसके बारे में पूछा गया है? सॉल्यूशन के बारे में। यहां पर किसके बारे में पूछा गया है? लाइन के बारे में। और यहां पर किसके बारे में पूछा गया है? इक्वेशन के बारे में। तो ये तीनों चीज आपको एक ही क्वेश्चन से क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन बनती है कि a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2, तो अपने पास क्या क्या इसका आंसर आ सकता है। अगली कंडीशन अपने पास क्या थी कि इफ a1 अपॉन a2 इक्वल हो जाए b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू हो जाए c1 अपॉन c2, अगर हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है तो आपको क्या सॉल्यूशन देना है। तो जब ये कंडीशन आती है तो ये अगर आपसे सॉल्यूशन की बात पूछी जाती है तो सॉल्यूशन में आप बताओगे कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। क्यों नो सॉल्यूशन होने का कारण क्या है? क्योंकि इसकी जो लाइन है वो कैसी चलेंगी? पैरेलल चलेंगी। कैसी चलेंगी? पैरेलल चलेंगी। और इक्वेशन के बारे में अगर पूछा जाए तो इनकंसिस्टेंट होगी। इनकंसिस्टेंट। एक कंडीशन हमने ये पढ़ी थी, ये किसके बारे में था? सॉल्यूशन क्या होगा? यहां पर सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन अगर है तो इसका मतलब है कि वो लाइनें पैरेलल चलने लग रही हैं, वो एक दूसरे को काट ही नहीं रही। और जब तक एक दूसरे को नहीं काटेंगी तब तक अपने को कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलना है। और उसके बाद में इनकंसिस्टेंट के ऊपर पूछा गया था, तो वो इक्वेशन का जो नेचर है वो कैसा हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। एक और कंडीशन हमने पढ़ी थी कि अगर a1 अपॉन a2 इक्वल आ जाए b1 अपॉन b2 और इक्वल आ जाए c1 अपॉन c2, तब अपने पास क्या क्या कंडीशन थी। तो सॉल्यूशन के बारे में पूछा जाए तो इसका मेनी सॉल्यूशन होते हैं। कितने होते हैं? मेनी सॉल्यूशन। और मेनी सॉल्यूशन कब होंगे? जब ग्राफ के अंदर कोई लाइन बार बार एक दूसरे को काटने लग रही है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम अगर काटने लग रही है तो उसके मेनी सॉल्यूशन हो जाते हैं। तो हम यहां पर बोलेंगे कि मेनी सॉल्यूशन। और जो लाइन अगर आपसे पूछा जाए तो वो उनको बोलेंगे कोइंसाइड करेंगी। क्या करेंगी? कोइंसाइड करेंगी, एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर चलेंगी। और थर्ड, अगर आपको इक्वेशन के बारे में, नेचर के बारे में पूछा जाए तो ये होती है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होती कंसिस्टेंट ही है क्योंकि इसके सॉल्यूशन आ रहे हैं, और डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। तो 3 कंडीशन हमने इसके अंदर पढ़ी थी। जब भी आपको कोई लीनियर इक्वेशन दी जाती है तो सबसे पहले आप उसको चेक कर लीजिएगा, कंपेयर कर लीजिएगा किससे? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन में c2। अगर यहां पर आपका डिपेंडेंट कंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट आता है तो उसका आप सॉल्यूशन कर दीजिएगा, वरना सिर्फ आप एक लाइन लिख दीजिएगा कि द गिवन पोलिनोमियल इक्वेशन जो है, गिवन लीनियर इक्वेशन है, डज नॉट एग्जिस्ट एंड देयर इज द नो सॉल्यूशन। उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होने वाला। चलिएगा, अब हम इसमें जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपका जो 4th, 5th, 6th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आज की क्लास में आज हम करेंगे। 3 पॉइंट जो 2 एक्सरसाइज है उसके, तो देखिएगा कैसे क्या सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले आपका जो 4th क्वेश्चन है पार्ट 2 में, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। पहले तो हमने ये चेक करना है कि क्या वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर हमारे पास इक्वेशन जो है अगर वो कंसिस्टेंट आती है तो ही हमने उसका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। तो चलिएगा सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले आपको जो इक्वेशन दी गई है उनको लिख लीजिएगा।
x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। कंपेयर करेंगे किससे, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन में b2, यानी कि कंपेयरिंग रेशो, कंपेयर विद रेशो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। चेक करेंगे कि क्या हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। तो देखिएगा a1 अपॉन a2 का आंसर देखिएगा क्या आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1/2। यहां पर a1 की वैल्यू कितनी है, क्योंकि a1 और a2 आते कहां से हैं, जो ये वेरिएबल दे रखे हैं इनके कोफिशिएंट होते हैं। a1 इसका कोफिशिएंट है, a2 इसका कोफिशिएंट है, b1 इसका कोफिशिएंट, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन है 2 है, तो यहां से हम कोफिशिएंट उठा सकते हैं। अगली चीज b1 अपॉन में b2 देखिएगा क्या है, b1 अपॉन b2, तो यहां पर अपने को मिला 1/2 और c1 अपॉन में c2 देखिएगा क्या है, c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू ये है 5/10 और जब हम इसको एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। मींस ये डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होगी, यानी कि इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइटली हो सकते हैं, लेकिन हम कैसे इसको सोल्व करेंगे। अब हम लिखेंगे कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 और इक्वल है c1 अपॉन c2 के। सो गिवन इक्वेशन हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और इसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। अगर डिपेंडेंट नहीं भी लिख रहे हो तो आप अकेला इसको कंसिस्टेंट लिखकर भी लिख सकते हो कि गिवन इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। और अगर कंसिस्टेंट है तो हमने इसका क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। इतना आप लोगों ने अगर सीख लिया तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। आपने ये पता लगा लिया, अब इसको अगले स्टेप में इसका पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें करेंगे कि इसका जो सॉल्यूशन है वो हमने कैसे निकालना है, ग्राफिकली निकालना है। अब ग्राफिकली सॉल्यूशन के लिए आपके पास ग्राफ पेपर होना चाहिए और ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए हम सीखते हैं। सबसे पहले तो आप इसका सॉल्यूशन करोगे कैसे। तो यहां पर जो दिया हुआ है, जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है उसमें से कोई एक इक्वेशन ले लीजिएगा, जैसे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन 2 था। टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, यहां पर ले लिया आपने x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x की वैल्यू 5 माइनस क्या हो जाएगी, y। यहां से आप क्या बना लीजिएगा, एक टेबल क्रिएट कर लीजिएगा ताकि आप इसमें कोई भी एक x की वैल्यू रखो तो किसकी आती जाए, y की आती जाए। सपोज दैट आपने यहां x की वैल्यू है x इज इक्वल टू 5 माइनस y की कोई भी वैल्यू अपनी मर्जी से रख सकते हैं। y की वैल्यू कोई भी अपनी मर्जी से रखिएगा, x की वैल्यू आती जाएगी। तो यहां पर हो जाएगा 5 और y की वैल्यू मैंने आप लिख ही दीजिएगा साथ साथ में, पुट y इज इक्वल टू 1। सबसे पहले पुट y इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ये है कि y की वैल्यू जब आपने 1 रखी तो x की वैल्यू कितनी आई, 4 आई। अब आप करिएगा पुट y इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 और x की वैल्यू आ गई 3, यानी कि y की वैल्यू 2 रखने से x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। बस आपको क्या है, ये टेबल क्रिएट करनी है और इस टेबल में ज्यादा से ज्यादा आप 2 ही वैल्यू ले लीजिएगा, क्योंकि 2 वैल्यू लेने से आपका क्या है, ग्राफ इजीली फॉर्म हो जाएगा। तो चलिए आगे क्या करना है, एक इक्वेशन से तो आपने कर लिया, ग्राफ के लिए टेबल बना ली। अभी लीजिएगा अगली इक्वेशन। अगली इक्वेशन क्या है आपके पास, अगली इक्वेशन है टेकिंग इक्वेशन और यहां पर सेकेंड। तो यहां से 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, तो अगर मैं पहले यहां से अगर 2 कॉमन ले लूं तो यहां क्या बचेगा, x प्लस y और इज इक्वल टू 5 बचेगा। तो x प्लस y इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5 माइनस y, यानी कि सेम ही कंडीशन अपने पास यहां पर आ गई। इसकी भी अगर हम कोई एक टेबल फॉर्म कर लें तो आप किसकी वैल्यू पुटअप करोगे, यहां पर आप x की वैल्यू पुटअप करते चलोगे y की, ठीक है ना। पुट y इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 माइनस 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4। 1 रखने से 4 आया और 2 रखने से कितना आएगा, 3 आएगा। इस प्रकार आपने ये 2 टेबल फॉर्म में कर लिया। अब इससे आगे क्या करना है, अब आपने बनाना है ग्राफ, ठीक है ना।
ग्राफ इसका क्या बनेगा, इसके इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन होने वाले हैं, क्योंकि आपने अभी अभी एक कंडीशन पढ़ी है कि तीनों a1 अपॉन a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2 बिल्कुल इक्वल है। तो ग्राफ पेपर के लिए मैं यहां पर एक रफली ग्राफ यहां पर आप लोगों के लिए फॉर्म कर दे रहा हूं। बाकी आप लोग जो फेयर कॉपी में करें तो देखिएगा, ग्राफ बनाने के लिए आपके पास क्या होती है, एक एक्स एक्सिस होती है और एक क्या होती है, वाई एक्सिस। तो इसको आप बोलते हो एक्स एक्सिस और ये होती है वाई एक्सिस। इस पे इक्वल यानी कि ग्राफ पेपर पे इक्वल आपके पास लाइनें बनी होंगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हम ले लें, क्योंकि यहां पर x प्लस का है तो यहां पर x माइनस का है, यहां पर y प्लस का है तो यहां पर y माइनस का है। फिर यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये रफली हम ड्रॉ करके आपको बता देंगे, ठीक है ना। बाकी फेयर कॉपी में आपने बिल्कुल स्केल एग्जैक्ट लेना है, यहां पर ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये मान के चलिएगा अपना ओरिजिन है। अब ग्राफ बनाना कैसे है, सबसे पहले जो आपने पहली इक्वेशन ली थी इसमें से आपने देखना है कि x की वैल्यू कितनी है। पहले x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू 4 कहां तक होगी, 1 2 3 4, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये आपका क्या हुआ, x की वैल्यू 4 हो जाएगा। ये वाला 4 हो जाएगा, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहां पर y की वैल्यू 1 वाला ये है। जब हम इन दोनों का, जैसे आपने अब सीसा और ऑर्डिनेट पढ़े थे, दोनों का अगर एक ज्वाइंट बनाया तो अपने पास एक ये पॉइंट निकल कर आया। अगला अगर हम बात करें तो y की वैल्यू 2 है और x की 3 है, तो अगली कंडीशन में y की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो y की वैल्यू 2 यहां पर हो जाएगी, y की वैल्यू 2 यहां पर हो जाएगी, और x की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 1 2 3। जब इन दोनों का हमने देखा तो जो पॉइंट निकल कर आया वो अपना ये निकल के आया। तो इस पहले वाली टेबल से जो ग्राफ की लाइन बनी वो आपकी क्या बन के निकलेगी, ये वाली लाइन होगी। इन दोनों को टच करते हुए हमने इन दोनों को टच करते हुए लेके जानी है। और जो सेकंड जो लाइन होगी, यहां पर x की वैल्यू 1 4 है और सेम ही है, तो दूसरी लाइन जो जाएगी, ठीक है ना, ये लाइन भी क्या है, बिल्कुल इसके ऊपर से जाएगी, क्योंकि सेम ही पॉइंट यहां पर है, तो दोनों लाइन क्या करने लग रही है, कोइंसाइड करने लग रही है। तो हमने ये क्या बना दिया, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, तो यहां पर अगर इसकी वैल्यू 1 है तो दूसरे की भी 1, क्योंकि यहां पर एक पॉइंट यहां हो जाएगा, दूसरा पॉइंट यहां हो जाएगा, तीसरा पॉइंट ये होने लग रहा है, ठीक है ना, फोर्थ पॉइंट ये होने लग रहा है। मतलब जहां जहां इस लाइन पर जितने भी पॉइंट के साथ जो आएगा वो सारा इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस प्रकार आप क्या करोगे, ग्राफ ड्रॉ करोगे। सबसे पहले आपने कंपेयर करना है, फिर आपने उसकी टेबल बनानी है, टेबल बनाने के बाद आप ग्राफ रिप्रेजेंट करोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर भी क्या पूछा गया है, अब हम सिर्फ चेक करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि अभी ग्राफ जो है आपने सीखा होगा, तो इस चीज को इस प्रकार से हमने एक्सप्लेन करना है। अभी सबसे पहले आप इक्वेशन लिखिएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। कैसे सोल्व करोगे, सबसे पहले आपको कंपेयर करना है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2 से। तो सबसे पहले करिएगा कंपेयरिंग रेशो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन a2 देखिए कितना है, यहां पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू a2 की वैल्यू 3 है। b1 अपॉन में b2 चेक करिएगा, b1 माइनस 1 है और b2 माइनस 3 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/3। और c1 अपॉन में c2 कितना है, c1 8/16 है, तो ये 8/16 कैंसिल आउट किया तो ये आ गया 1/2। अब देखा कि a1 अपॉन में a2 इक्वल है b1 अपॉन में b2 पे, लेकिन ये c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है, तो क्या लिखा, a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस कंडीशन में क्या होता था कि इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो जाती थी, तो हम बोलेंगे सो इक्वेशन आर inconsistent and having no solution। मतलब जो इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट है। क्यों इनकंसिस्टेंट, क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन आ गई और ये कंडीशन किसके लिए थी, इनकंसिस्टेंट के लिए थी, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो जब इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करती है ना, जब इक्वेशन एग्जिस्ट ना करे तो अब आप उसको नो सॉल्यूशन लिखिए, उसकी कहानी वहीं पर मतलब बंद कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
2x प्लस वाई माइनस 6 और इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 है, तो चेक कीजिएगा कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो सबसे पहले 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ये 1 है। अगला है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 हो गई। सेम कंपेयरिंग a1 अपॉन a2, कंपेयरिंग विद रेशो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। करो चेक। a1 अपॉन a2 देखिएगा कितना आएगा, a1 है 2 और a2 है 4, कैंसिल आउट किया तो 1/2 आया। b1 अपॉन में b2 चेक करो कितना है, ये 1/1 और माइनस का 2 है। देखिएगा जिसके साथ जो माइनस का साइन है प्लस का है वो आपने माइनस वाला पक्का लगाना है, क्योंकि प्लस वाला तो प्री डिफाइंड होता है कि जिसके आगे कोई भी निशान नहीं वो प्लस तो माना ही जाता है। तो ये आ जाएगा -1/2 और c1 अपॉन में c2 आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा -6/4, तो -6/-4, ये भी माइनस से माइनस कट गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये आ जाएगा 3/2। तो आपके पास ये कंडीशन आ गई। अभी क्या करना है, आपने चेक करना है कि क्या ये तीनों इक्वल हैं। तो हम देखेंगे कि जो a1 अपॉन में a2 है वो नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के। क्यों नॉट इक्वल, क्योंकि ये प्लस की वैल्यू है और ये किस चीज की है, माइनस की वैल्यू है। तो फिर वही बात कि इसमें इक्वेशन जो होगी वो कैसी होगी, इनकंसिस्टेंट। कैसी हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट। और सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, नो सॉल्यूशन। और अगर जब कोई सॉल्यूशन है ही नहीं तो उसका हम आगे कोई सोल्व नहीं करेंगे, तो इसको यहीं पर हम टर्मिनेट कर देंगे। चलिएगा एक और क्वेश्चन देखिएगा अगला, 2x माइनस 2y माइनस 2। तो ये है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। चेक करो। तो यहां पर a1 अपॉन में a2 कितना है, 2/4 है। b1 अपॉन में b2 कितना है, -2/-4 है। और c1 अपॉन में c2 कितना है, -2/-5 है। कैंसिल आउट किया 1/2, कैंसिल आउट किया 1/2 और कैंसिल आउट किया एक चीज, यहां पर जो पिछला क्वेश्चन था इसमें a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 है। तो ये हमने यहां पर जो इनकंसिस्टेंट नहीं होगी भाई, ये यहां पर हुई गलती हमारे से। अब यहां पर जो है जब a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 आ जाए तो इक्वेशन कैसी होती है, इक्वेशन होती है कंसिस्टेंट। क्या होती है, कंसिस्टेंट। और इसका कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। मतलब इसका ग्राफ आगे बनेगा, क्योंकि कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि अपनी जो कंडीशन है वो a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 आया है। इसलिए इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सोल्व करोगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो c1 अपॉन में c2 आ गया और ये कैंसिल आउट किया तो 1/2 और ये आ जाएगा 2/5। यहां पर कंडीशन हुई कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के। देखिएगा दोनों इक्वल है, 1/2 है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। और जब तीसरा इक्वल नहीं होता है तब हो जाती है इनकंसिस्टेंट। तो इक्वेशन कैसी हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट। और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। तो इस प्रकार आप इसको सोल्व करोगे। नो सॉल्यूशन होगा तो इसको आगे कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। जहां पर आपको सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन मिले, यूनिक सॉल्यूशन मिले तब हम उसको आगे सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अभी फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। अब आपको सबसे पहले तो कि स्टेटमेंट दी हुई है, इसकी आपने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बना लेना है। तो पहले इसको स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िएगा कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width is 36 मीटर, find its dimension। मान लीजिए ये अपने पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ये अपने पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। इसने बोल रखा है कि उसका जो पेरीमीटर का हाफ है, किसके पेरीमीटर का हाफ पूछने लग रहा है, whose length is 4 मीटर more than its width। मतलब इसकी विड्थ से लेंथ जो है 4 मीटर ज्यादा है, लेकिन हमारे को तो विड्थ का भी नहीं पता। तो हम सपोज कर लेंगे कि इसकी जो विड्थ है वो x होगी। इसकी विड्थ कितनी होगी, x। क्या बोला है, दोबारा देखिएगा कि पहले बताया है कि हाफ दी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। पेरीमीटर का हाफ तो तब करेंगे ना जब हमारे को पेरीमीटर मिलेगा, और पेरीमीटर कब मिलेगा, जब हमारे को लेंथ और ब्रेथ पता होगी।
अब न तो हमारे को लेंथ पता है, न हमारे को ब्रेथ पता है, तो हम उसकी ब्रेथ को मान लेते हैं कितनी, x, और लेंथ ये बोल रहा है कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, तो मतलब x प्लस क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी इसकी लेंथ। और अब इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो देखिएगा, सबसे पहले यहां पर लिखोगे लेट वी सपोज विड्थ, ठीक है ना, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज x, देन लेंथ कितनी हो जाएगी, x प्लस 4 हो जाएगी। ठीक है, लेंथ हमने x मान ली थी, x प्लस 4 हो जाएगी। उसके बाद अगर हम पेरीमीटर निकालें, पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये हमारे को पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला है। तो पेरीमीटर निकालिएगा, कितना हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ कितना है x और ब्रेथ कितना है x प्लस 4, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 इंटू 2x प्लस 4, तो ये अपना आ जाएगा पेरीमीटर। पेरीमीटर आपको पता चल गया। अब इसकी जो कंडीशन है वो सुनिएगा कि हाफ दी पेरीमीटर, पेरीमीटर का अगर हम हाफ कर दें, किसके पेरीमीटर का हाफ, जिसकी लेंथ 4 मीटर ज्यादा हो किससे, विड्थ से, इज 36, पेरीमीटर का हाफ है वो 36 होगा। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर आया आपके पास 2 इंटू 2x प्लस 4, और अगर इसका मैं हाफ कर दूं तो वो किसके इक्वल आएगा, 36 के आएगा, कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज 36। इस प्रकार ये कंडीशन आपको बनेगी। तो ये 2 से 2 कट गया, क्या आया आंसर, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 36। और अगर मैं इसको आगे सोल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 36 माइनस 4, और 2x इज इक्वल टू 32, और x की वैल्यू आ जाएगी 32 डिवाइड बाय 2, और कैंसिल आउट किया तो आ जाएगी 16। x हमने क्या माना था, विड्थ माना था, तो इसकी जो विड्थ है वो आ गई 16, और लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को क्या करोगे, सोल्व करोगे। बिल्कुल आपको प्रॉपर ये, यानी कि ये जो सपोज वाला है या हाफ द पेरीमीटर वगैरह जो आपको स्टेटमेंट दी जाती है ना, तो स्टेटमेंट को समझना जरूरी है कि किस प्रकार हम स्टेटमेंट क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब की बार पूछा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन, कोई भी एक ऐसी लीनियर इक्वेशन बताइए, 2x, एक गिवन इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 दे रखी है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, आपने इसके बराबर में एक दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है, लेकिन उसके लिए आपके पास कंडीशन है। क्या कंडीशन है, एक तो आपने ऐसी कंडीशन के साथ लिखनी है जिसकी लाइन क्या करती हो, इंटरसेक्ट करती हो, दूसरी लाइन क्या चलती हो, पैरेलल चलती हो, और तीसरा कोइंसिडेंट करती हो। तो चलिएगा करते हैं सोल्व। तो गिवन क्या है, गिवन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। और पहला क्या बता रखा है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, लिख देंगे रिक्वायर्ड कंडीशन। रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू आना चाहिए b1 अपॉन में b2। आपको दूसरी इक्वेशन ऐसी लिखनी है जिसमें आपका a1 अपॉन में a2 इक्वल ना हो पाए b1 अपॉन में b2 के। तो चलिए लिखते हैं 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो दे ही रखा था, ये इक्वेशन 1 हुई। अब लिखो अपनी मर्जी से, कुछ भी लिख सकते हैं। यहां पर अगर एक क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो उनका सभी का आंसर अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हमारे को सिर्फ कंडीशन अप्लाई करनी है। बाकी आप जो भी इसमें डिजिट लिखो, जो भी आप वेरिएबल लिखो, तो देखिएगा वेरिएबल तो यही होंगे x और y। तो यहां मैं a1 अपॉन में a2 लिख देता हूं, तो a2 तो मैंने लिख दिया ये। अब इसका जो आंसर आएगा 1/2 आएगा। अब यहां पर आपने ऐसा वर्ड लिखना है ताकि 1/2 ना आ पाए। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, कुछ भी लिख दो, 5y लिख दो और माइनस लिख दो 6 इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन 2। देखो a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 के इक्वल नहीं है, क्योंकि ये हो रहा है 2/4 और नॉट इक्वल टू 3/5। तो अपनी कंडीशन अप्लाई होगी, तो ये अपना आंसर हो जाएगा कौन सा, कि ये वो इक्वेशन है जो इस कंडीशन को क्या करती है, वेरीफाई करवा रही है। सेकंड, कुछ भी लिख सकते हैं आप इसमें, आप जरूरी नहीं कि ये इक्वेशन आएगी। आपके पास 2x प्लस 3y माइनस 8 दिया हुआ है, कुछ और देख लो।
A1 अपॉन में A2 ना इक्वल हो, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 9x प्लस में यहां लिख रहा हूं 6y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये भी आपकी वही कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, क्योंकि A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। हजारों क्वेश्चन हो आंसर हो सकते हैं भाई इसके बराबर में इक्वेशन के। चलिएगा अगली कंडीशन को अप्लाई करके देखते हैं। अगली जो कंडीशन है, गिवन तो यही रहेगा, गिवन आपका यही रहेगा क्या, अब की बार लाइन पैरेलल होनी चाहिए। अब की बार क्या होनी चाहिए, पैरेलल लाइन। अब खुद सोचिएगा कि पैरेलल लाइन कब होती है, पैरेलल लाइन कब होती है। पैरेलल लाइन का मतलब है कि वहां पर कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, और सॉल्यूशन कब नहीं होता, जब सारी की सारी इक्वेशन क्या हो, बराबर हो। मींस रिक्वायर्ड कंडीशन बताओ क्या होगी, रिक्वायर्ड कंडीशन होगी A1 अपॉन में A2 इक्वल B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। ये दोनों बराबर होनी चाहिए, और जो थर्ड C1 अपॉन में C2 है वो आपका बराबर नहीं होनी चाहिए, ये रिक्वायर्ड कंडीशन है। तो लिखो कोई ऐसी 2x प्लस 3y इज माइनस 8 इज इक्वल टू 0, कुछ भी लिख दो भाई। ये 4x 1 अपॉन में 2 प्लस ये 6y 3y यानी कि 1/2, ये दोनों बराबर आने चाहिए 1/2 1/2। अब ये इक्वल नहीं होना चाहिए, तो यहां पर लिख दो -5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, तो ये आपका आंसर ये होगा। आपने वो इक्वेशन लिख दी जो इस कंडीशन को क्या करने लग रही है, सेटिस्फाई करने लग रही है। 1/2 इसका आंसर आएगा 2/4, ये 3/6, और ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा 8/5, क्योंकि यहां पर 1/2 यहां पर 1/2, तो ये इक्वल नहीं हो रहा, इसलिए आपकी पैरेलल लाइन की कंडीशन ये होगी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि लाइन कौन साइड करनी चाहिए। कौन साइड कब करती है, जब सभी क्या हो, बराबर हो। तो अभी हम करेंगे रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है इसकी। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कॉन्सिडेंट, ठीक है ना, कॉन्सिडेंट लाइन। कॉन्सिडेंट लाइन कब होगी, जब A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। ये कंडीशन होनी चाहिए तीनों के तीनों बराबर, तो तीनों के तीनों में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, कुछ भी लिखो। 4x 1/2, 6y 1/2 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सभी का आंसर 1/2 1/2 1/2 आएगा, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि वो इक्वेशन क्या, हमने क्या लिखना था, अनोदर लाइन लीनियर इक्वेशन ही तो लिखनी थी, हमने लिख दिया अनोदर लीनियर इक्वेशन। तो 6th क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, इस प्रकार आपने इसको क्या करना है, सोल्व करना है। अभी देखिएगा अगला क्वेश्चन में है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines and the axes and shade the triangular region. मतलब ये कि आपको दो लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं। सबसे पहले तो आप उनका ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, और ग्राफ के अंदर आपकी एक ऐसी शेप बनने वाली है जो एक ट्रायंगल जैसी दिखाई देगी। उस ट्रायंगल के आपने कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो चलिए कैसे करेंगे। सबसे पहले x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको मैंने रीराइट किया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू इस साइड आके -1, इक्वेशन मैंने इसको बना दिया 1। इसको इक्वेशन कौन सा बोल दिया, 1, यानी कि 1 नंबर इक्वेशन। सेकेंडली डायरेक्टली लिख दे रहा हूं मैं यहां से 3x प्लस 2y, और इसको इक्वल टू के साइन इस साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y और इज इक्वल टू 12, और ये इक्वेशन 2 आपकी 2। सबसे पहले इक्वेशन 1 को लोगे और एक टेबल बनाओगे, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए क्या आपको एक टेबल क्रिएट करना जरूरी है। तो देखिएगा, टेकिंग इक्वेशन 1, क्या x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1 इस साइड जाके प्लस y। अब आपके पास x की वैल्यू निकल के आएगी जब आप y की वैल्यू पुट अप करोगे। टेबल आपने यहां बना ली, आपको सिर्फ दो ही वैल्यू निकालनी है, x और y। तो करिएगा, सबसे पहले पुट y इज इक्वल टू 0, मैं 0 पुट अप कर देता हूं, तो यहां से x इज इक्वल टू -1 प्लस 0 और x की वैल्यू आ गई -1। तो y की वैल्यू क्या पुट अप की, 0, x की वैल्यू क्या निकल के आई 1। अब आप पुट करिएगा y की वैल्यू 1, तो x की क्या आएगी -1 प्लस 1, x की वैल्यू आई 0, यानी कि y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू क्या निकल के आई 0। तो एक टेबल आपके पास ये फॉर्म में हो चुकी है। अगला क्या करोगे, अगला देखिएगा, अब करोगे टेकिंग इक्वेशन सेकंड। टेकिंग इक्वेशन सेकंड में क्या है,
3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, और यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो 3x 12 माइनस 2y, और x की वैल्यू 12 माइनस 2y डिवाइड में 3। आपने y की कोई ऐसी वैल्यू रखनी है ताकि अपना ये कंप्लीटली डिवाइड भी हो जाए और अपनी टेबल भी बन जाए। तो देखिए सबसे पहले एक टेबल बनाइएगा इसी इक्वेशन के लिए। x की वैल्यू अगर मैं y की वैल्यू अगर मैं 0 पुटअप कर देता हूं, यहां पर सोल्व कीजिए, y की वैल्यू अगर मैं 0 पुटअप कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, x 12 माइनस 2 इंटू 0 डिवाइड में 3 और इक्वल 12 अपॉन में 3, तो ये कट जाएगा 4। कैसे भाई, 2 की 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 होती है, सिर्फ बचा क्या 12, और 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। मींस y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू आपको मिली 4। अब और क्या रख सकते हो आप, x की वैल्यू y की वैल्यू अगर मैं पुटअप कर देता हूं 3, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 3। कहां रख दी, जो आपने सेकंड इक्वेशन से जो निकाला है ना, इसमें आपने y की वैल्यू को लिखते चलना है और x की वैल्यू मिलती चलेगी। तो ये डिवाइड में भी 3 है, तो ये हो जाएगा 12 और 6, 12 माइनस 6 अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा 6/3 और कैंसिल आउट किया तो आ जाएगा 2। मींस y की वैल्यू आपने 3 रखी तो x की वैल्यू क्या मिली आपको, 2 मिली। तो आपको दो टेबल मिल गई। अभी आपने क्या करना है, ग्राफ को बनाना है। ग्राफ कैसे बनाओगे, सबसे पहले एक आपके पास x एक्सिस होगी, एक आपके पास क्या होगी, y एक्सिस। यहां पर x प्लस, यहां पर x माइनस, यहां पर y प्लस, यहां पर y माइनस। इस ग्राफ को आपने बनाना है। तो सबसे पहले आपके पास क्या दिया हुआ है, यहां पर एक ओरिजिन दिया हुआ है, यहां पर क्या दिया हुआ है कि ओरिजिन दिया हुआ है। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर हमने एक एक्सपेक्टेड डिस्टेंस ले लिया कि यही हो सकता है। ग्राफ में तो आपको बिल्कुल करेक्ट मिलेगा। सबसे पहले यहां से उठाइएगा, जो पहली इक्वेशन आपने ली थी, y की वैल्यू 0 है तब x की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो y की वैल्यू तो 0 यहां है, ठीक है ना। y की वैल्यू 0 कहां है, यहां है, और x की वैल्यू 1 कहां पर है, तो x की वैल्यू कितनी है, -1, तो x की वैल्यू -1 यहां होगी। मींस इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट हुआ, इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट होगा जिसको आप कोऑर्डिनेट बोलते हो, ये हुआ y यहां पर ये। उसके बाद y की वैल्यू 1 और x की 0, तो y की वैल्यू 1 कहां पर है, तो y की वैल्यू +1 यहां पर और x की वैल्यू 0 यहां पर। मतलब अपना जो पॉइंट हुआ अब की बार ये हुआ। तो इस पहली वाली जो इक्वेशन से जो टेबल बनी थी, उससे अपनी क्या लाइन ड्रॉ हुई, अपनी लाइन ड्रॉ हुई ये वाली, ठीक है ना। ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, स्केल से लगानी है, अगर आपने कॉपी में लगानी है तो लाइन। सेकेंडली अभी सेकंड ये देखिएगा, x की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो x की वैल्यू 4 कहां पर है, 1 2 3 4 यहां पर है, और y की वैल्यू उस टाइम 0 है, तो मतलब अपना यही पॉइंट रह जाएगा 4 वाला। सेकंड, x की वैल्यू 2 है और y की 3 है, तो x की वैल्यू 2 ये है और y की 3 यहां पर है। मतलब इन दोनों का अगर मैं ऑर्डिनेट अगर मान के भी चलता हूं तो ये मान के चलिएगा, यहां इन दोनों का 2 और 3 का मिलान यहां होगा इस पॉइंट पर, ठीक है ना। किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इन दोनों का क्या हुआ, मिलान हुआ। अब हम इन दोनों लाइनों को मिला देंगे, इन दोनों लाइनों को मिलाया आपने तो ये आपकी लाइन बनकर निकल कर आई। अब देखिएगा आपके पास एक शेप ये बन के आई है, ये वाली, ये ट्रायंगल की शेप बनने लग रही है। हमने यही बताना था कि वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय दीज लाइंस, ये हमने दो ही लाइन लगाई और इससे हमारा क्या बना है, ट्रायंगल बना है। इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं अभी, तो कोऑर्डिनेट बताइएगा। देखो जहां पर ये पॉइंट कटा इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x की वैल्यू यहां पर 2 है और y की कितनी है, 3 है। यहां पर x की वैल्यू कितनी है, 0 है, और सॉरी x की वैल्यू 1 है, यहां पर x की वैल्यू कितनी है, यहां पर x की वैल्यू 1 है, यहां पर x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू कितनी है, 0 है, और यहां पर x की वैल्यू कितनी है, 4 है और y की वैल्यू 0 है। ये हुए अपने कोऑर्डिनेट। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। सबसे पहले हमने इक्वेशंस को लिया, टेबल बनाई, टेबल बनाने के बाद ग्राफ बनाया और ग्राफ बनाकर हमने इस प्रकार इसको क्या किया है, सोल्व किया है। तो ये हुआ आपका थर्ड जो एक्सरसाइज था 3.1 एक्सरसाइज, उसका पार्ट कंप्लीट, ठीक है। ये आपकी पहली जो एक्सरसाइज है 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अगर फिर भी किसी को परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा,
ताकि उस चीज को और ज्यादा इंप्रूव किया जा सके। बाकी इस क्वेश्चन को, एक्सरसाइज को फिर भी आप क्या है रिपीटेड देखिएगा जब तक आप लोगों को समझ में ना आए। अगर पहली बार कोई बच्चा यहां पर आता है चैनल पर, तो वो पिछली जो वीडियो है उसमें जो डाला गया है कि 3.1 पार्ट जो डाला गया है उसको भी पूरा कंप्लीटली देखने के बाद ये आपको समझ में आने लग जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।